हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? मजे में हो? पढ़ाई कर रहे हो बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ाई करनी ही चाहिए। और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अनिकेत सर, और आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे मोशन इन प्लेन। आज हम शुरू करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का कुछ पार्ट, दैट इज मोशन इन प्लेन। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम कौन सी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे वो समझ लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहेगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंट्रोडक्टरी पार्ट मुझे समझ में आना चाहिए। देन वी विल ट्राई टू डिफाइन द ट्रांसलेटरी मोशन। देन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है, सो वी विल स्टार्ट। तो देखना, अब फर्स्ट स्लाइड है अपना इंट्रोडक्शन का। मैंने यहां पे लिखा है मोशन इन प्लेन। तो एक्चुअल में हम क्या पढ़ने वाले, कौन सी चीज पढ़ने वाले? तो हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। ठीक है, हम पढ़ेंगे यहां पे काइनेमेटिक्स। नाउ व्हाट इज काइनेमेटिक्स? तो ये ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज अ ब्रांच of physics which studies the motion of the object, which studies the motion of the object without considering, या फिर मैं बोल सकता हूं not taking into account the cause of motion, ठीक है। तो ये क्या मतलब है? व्हाट इज काइनेमेटिक्स? ये एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है या फिर मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जहां पे मोशन को स्टडी किया जाता है, लेकिन मोशन को स्टडी करते समय ये मोशन क्यों हो रहा है, ये मोशन किसके वजह से हो रहा है, इसके बारे में जहां पे हमें सोचना नहीं है। इसका मोशन हो रहा है तो किस तरह से मोशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, ये नहीं, इसका मोशन हो रहा है। ओके, और किस तरह से हो रहा है। अगर मैं इसको इस तरह से स्टडी करने की कोशिश करूं तो उसे कहा जाता है काइनेमेटिक्स। ओके, अब देखना, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करने की कोशिश करें, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है बेटा। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के पास, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ एक ही टाइप का मोशन है, वो इसकी कुछ गारंटी है नहीं। क्योंकि उसके पास ट्रांसलेटरी मोशन होता है, ट्रांसलेटरी रहेगा, उसके बाद रोटेशनल मोशन रहेगा, ठीक है। तो ये कंबाइंड मोशन उसके पास होता है। तो सिंपल कोई ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करने की कोशिश करें तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहेगी। ओके, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होने वाली। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक एक मोशन को अलग अलग पढ़ने की कोशिश करते हैं, या फिर हम इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट, मास या फिर पार्टिकल कंसीडर करेंगे, पॉइंट मास या फिर पार्टिकल कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब पॉइंट मास या फिर पार्टिकल का मतलब क्या होता है बेटा? तो इनका जो डायमेंशन होता है ना, इनके डायमेंशन हम यहां पे निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करना मतलब एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। उनका ट्रांसलेटरी, रोटेशनल मोशन, हर एक ऑब्जेक्ट का अगर हर एक पॉइंट देखा जाए तो अलग अलग मोशन में हो सकता है। लेकिन अगर मुझे मोशन को स्टडी करना हो तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मास या फिर पार्टिकल कंसीडर करना है। अब ये पॉइंट मास या फिर पार्टिकल का मतलब क्या है? तो इनका जो डायमेंशन होता है बेटा, इनके जो डायमेंशंस होते हैं वो बहुत ही छोटे रहेंगे। डायमेंशंस, इनके जो भी डायमेंशंस है उनको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बड़ा वाला कार चल रहा है, ठीक है, ठीक कुछ इस तरह से ये रोड के ऊपर चल रहा है। अब मुझे इसका मोशन स्टडी करना है तो मैं इसको क्या कंसीडर करने वाला हूं? तो इसको मैं कंसीडर करूंगा पार्टिकल, और इसका मैं डायग्राम सिंपल इस तरह से निकालूंगा।
ठीक है, ये कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास या फिर पार्टिकल कंसीडर किया, इस ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस मैंने निग्लेक्ट कर दिए, क्योंकि अगर मैं डायमेंशंस अकाउंट में लेने वाला हूं या फिर कंसीडर करने वाला हूं तब मेरा प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। ओके, ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी हम इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर पॉइंट मास या फिर पार्टिकल कंसीडर करेंगे। ठीक, तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो समझ लेना। तो हम आगे बढ़ते, तो यहां पे ट्रांसलेटरी मोशन आप लोग देख पा रहे हो। ट्रांसलेटरी मोशन के मेरे पास दो टाइप है। नाउ व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन? अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर किसी ऑब्जेक्ट के हर एक ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे होते बराबर। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कंसीडर कर लूं, एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के पास मैं 3 पार्टिकल ले रहा हूं, इसके अंदर 3 पार्टिकल है कुछ इस तरह से फॉर सिंप्लिसिटी। अगर ये कुछ इस तरह से चल रहा है, तीनों ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करे, ओके, तीनों ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस सेम टाइम में अगर कवर करे, अब उनका पाथ कुछ भी हो जाने दो, यहां पे पाथ स्ट्रेट रहे या फिर यहां पे इनका पाथ कर्व्ड रहे, ठीक, तो उस मोशन को कहा जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। इफ एवरी पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट कवर्स सेम पाथ सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे कहा जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। समझ में आ रहा है? तो ट्रांसलेटरी मोशन के दो टाइप है। तो यहां पे मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। इफ एवरी पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, और इक्वल से हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सेम डिस्टेंस, कवर सेम डिस्टेंस in given interval of time, then that motion is called as a translatory motion। तो उसे कहा जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन के मेरे पास दो टाइप है। तो देखना, ये पहला टाइप रहेगा रेक्टिलिनियर मोशन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने स्ट्रेट डिस्टेंस कवर किया है, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कवर किया है। और दूसरा जो है कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन देखना, अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है पार्टिकल है इस ऑब्जेक्ट के, तो ये कुछ इस तरह से अगर आ रहा है तो इसे कहा जाता है कर्वीलिनियर मोशन। तो ये होता है मेरा कर्वीलिनियर मोशन। तो ये कर्व में चल रहा है, ओके। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और कर्वीलिनियर मोशन मतलब मोशन इन कर्व लाइन। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, ये रहेगा मोशन इन कर्व लाइन, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये ट्रांसलेटरी मोशन और उसके टाइप्स है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। क्या हो सकता है? रेस्ट और मोशन में डिफरेंस क्या है, ठीक। अब देखना, रेस्ट का मतलब क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई पार्टिकल खुद की पोजीशन विथ द टाइम चेंज नहीं कर रहा तो उसे कहा जाता है रेस्ट, ओके। इफ द ऑब्जेक्ट इज not changing, if object is not changing its position, if object is not changing its position with the time, टाइम के साथ अगर वो खुद की पोजीशन नहीं चेंज कर रहा तो उसे कहा जाता है रेस्ट विद द टाइम। तो वो रहेगा रेस्ट का डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज मोशन? मोशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट, if object is changing its position with the time, और with respect to time भी ले सकते हैं, with the time,
देन इट इज कॉल्ड एज अ मोशन विद द टाइम, तो वो हो जाएगा मोशन। समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस क्या है यहां पे? तो रेस्ट का मतलब क्या है? पोजीशन ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं हो रही है। मोशन का मतलब क्या है? तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। अब यहां पे एक सिंपल सीन हम कंसीडर करने की कोशिश करते हैं, तो देखना रेस्ट और मोशन ये रिलेटिव टर्म्स है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। अब ये क्या फंडा है? ये रिलेटिव टर्म है मतलब क्या है? तो देखना यहां पे एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन चल रही है अपनी। ट्रेन के ऊपर चलो ओपन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक मालगाड़ी है समझ लेना। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, एक पिछला वाला सेक्शन उसका ओपन होता है। तो यहाँ पे एक आदमी स्टूल पे बैठा है। जस्ट इमेजिन कि एक स्टूल पे बैठा है, ठीक कुछ इस तरह से। ओके, इसके सामने एक सूटकेस रख दिया है मैंने। इसके सामने क्या कर दिया मैंने? एक सूटकेस, इसी का सूटकेस है अज्यूम करना। ओके, ये ट्रेन चल रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है बाहर, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ये रेस्ट पे है। ओके, ये ट्रेन मेरी राइट डायरेक्शन में चल रही है, यहाँ पे जो दूसरा ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये रेस्ट पे। अब देखना मैं ऑब्जर्व करने वाला हूं यहाँ पे सूटकेस, तो सूटकेस जो रहेगा उसका ऑब्जर्वेशन करूंगा, सूटकेस ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे कंसीडर करना कि ये ऑब्जर्वर 1 है, ये ऑब्जर्वर 2 है। ऑब्जर्वर 1 के लिए क्या दिखने वाला है बेटा? ऑब्जर्वर 1 के लिए क्या दिखेगा कि ये जो सूटकेस है ना, सूटकेस इससे दूर जा रहा है। ऑब्जर्वर 1 को क्या दिखने वाला है? सूटकेस इज गोइंग अवे। ऑब्जर्वेशन कौन कर रहा है? तो ये ऑब्जर्वर नंबर 1। इस ऑब्जर्वर को क्या दिखा रहा है? ये क्या दिख रहा है? तो सूटकेस उससे दूर जा रहा है। अब ऑब्जर्वर 2 को क्या दिखाई दे रहा है? समझ जाओ, ऑब्जर्वर 2 को क्या दिखाई दे रहा है? तो ऑब्जर्वर 2 को तो सूटकेस तो रेस्ट पे दिखाई दे रहा है। सूटकेस ने तो जगह खुद से चेंज नहीं की, सूटकेस इज एट रेस्ट। समझ में आ रहा है ना? तो हमने यहां पे क्या लिखा है? रेस्ट एंड मोशन, ये क्या है बेटा? तो ये रिलेटिव टर्म है। इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द ऑब्जर्वर, या फिर मैं उसे कह सकता हूं डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, ये हमेशा रिलेटिव रहेंगे। आप यहां पे एक सिंपल वाला एग्जांपल देख सकते हो। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ना बेटा, ये ऑब्जर्वेशन दोनों ऑब्जर्वर का अलग अलग है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर, ठीक। तो नेक्स्ट पार्ट रहेगा अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ना व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो ये क्या होता है? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जहां पे ऑब्जर्वर अपना ओरिजिन पे रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है? व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इन सिंपल वर्ड इट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। It is coordinate system in which observer is at rest, in which observer is at rest or is at origin, not rest. ऑब्जर्वर मेरा कहां पे होना चाहिए? ओरिजिन पे होना चाहिए। मतलब देखना, ये जो प्रीवियस वाला एग्जांपल है, तो ऑब्जर्वर 1 यहाँ पे मतलब ये इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग होगा, तो ये कुछ भी मेजर कर रहा होगा तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से मेजर कर रहा होगा, ठीक है। अब इसके लिए देखा जाए तो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि ये ऑब्जर्वर ओरिजिन पे आ जाएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा जहां से ऑब्जर्वर सारी चीजें ऑब्जर्व करेगा। ओके, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ पे क्या करेगा? सारी चीजें ऑब्जर्व करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑब्जर्वर कहां पे होगा? ओरिजिन पे होगा, ठीक। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गई तो ऑब्जर्वेशन चेंज होता है। समझ में आ रहा है? अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गई तो ऑब्जर्वेशन अपना चेंज होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो टाइप है,
ठीक है, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसे हम कहते हैं इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो देखना अब हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, इसके बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में। तो सिर्फ इतना समझ लेना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां पे ऑब्जर्वर क्या होता है, ओरिजिन पे होता है। अब ये ऑब्जर्वर की चॉइस है कि वो किस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करेगा। ठीक, क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखना। तो सबसे पहले यहां पे डेफिनेशन रहेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो समझ लेना, मैं यहां पे एक सिंपल डिफरेंस टेबल ही बना देता हूं। ठीक, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, ठीक। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ कवर्ड और एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या होता है? तो एक्चुअल पाथ लेंथ रहेगा। ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? डिस्टेंस क्या है? तो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? तो स्केलर क्वांटिटी है बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक चीज याद रखना, जैसे ही मैं वेक्टर के बारे में बात करता हूं तो मेरे पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होना चाहिए, बट इन केस ऑफ स्केलर क्वांटिटी मेरा काम मैग्नीट्यूड से चल जाएगा। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है? सिंपल वाला। अब देखना, एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी तक गया। ठीक, बी से वापस, देखना मैं एरो भी यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले ए से बी तक गया, फिर वो गया बी से डी तक, फिर वो गया बी से डी तक। ठीक, तो यहां पे मेरा क्वेश्चन ये है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो डिस्टेंस देखना है, ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस जो रहेगा ना, तो वो क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ। वो कितना कवर कर रहा है बेटा? तो ए बी प्लस बी डी। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? वो ए बी प्लस बी डी। ठीक, समझ में आ रहा है? अब मुझे यहां पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहां पे देखना, ये शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? अगर ये स्ट्रेट लाइन में ही है तो ये शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा, क्योंकि पॉइंट डी मेरा यहां पे है। समझ में आ रहा है? पॉइंट डी मेरा यहां पे है, अज्यूम करना। ओके, समझ में आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट तो ये वेक्टर के फॉर्म में मिलेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट इज नथिंग बट द ए बी वेक्टर, नॉट ए बी, ए डी वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द ए डी वेक्टर। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो देखना यहां पे डिस्टेंस क्या है मेरा? एक्चुअल पाथ लेंथ या फिर एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट होता है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने यहाँ पे एक सिंपल इलस्ट्रेशन लेने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखना डिस्टेंस कितना है? ऑब्जेक्ट मेरा ए टू बी गया और बी टू डी आ रहा है वापस। तो यहाँ पे मुझे डिस्टेंस मिलेगा ए बी प्लस बी डी, और मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा बेटा? ये ए डी वेक्टर है। ये क्या रहेगा? अपना ए डी वेक्टर है। ठीक, ऑलवेज रिमेंबर डिस्टेंस, ऑलवेज रिमेंबर डिस्टेंस is always greater than or equal to displacement. Distance is always greater than or equal to displacement. तो मैं इसको मॉड में भी ले सकता हूं, that is magnitude of displacement. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा रहेगा या फिर डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो यहां पे देखना, यहां पे एक चीज समझ में आ रही है, डिस्टेंस मेरा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। दूसरा कंडीशन क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो दूसरा एग्जांपल देखना, ये वाला एग्जांपल 1 है, एग्जांपल 2।
ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट मेरा ए से बी गया, ए से बी, मैंने क्वेश्चन पूछा कि डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस कितना लिखोगे आप, तो डिस्टेंस लिखोगे ए बी। डिस्प्लेसमेंट कितना लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट तो आप लिखोगे ए बी वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लूं तो ए बी आ जाएगा। ओके ठीक है, सो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे यहां से एक चीज मिलेगी, अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर मैं इससे उल्टा कर दूं, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, तो ये उल्टा हो रहा है, मतलब अब ये रेशियो मेरा जो है, तो ये रेशियो मेरा ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा, इस केस में ये रेशियो मेरा लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा, ये रेशियो मेरा लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये देखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक सिंपल न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। देखना, अ पार्टिकल ऑसिलेट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन which is 1 meter long if it completes one oscillation in 0.1 second, then the distance covered by it and its average speed। तो अभी के लिए हम इसको बाजू में रख देते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ही नहीं है स्पीड क्या है, डिस्टेंस सॉरी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सारी चीजें पढ़ी नहीं है, तो ये अगला वाला पार्ट हम साइड में रख देते हैं। ठीक, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, तो पेंडुलम वाला देखा होगा आप लोगों ने घर पे। तो अगर पेंडुलम मेरा यहां से यहां तक जाएगा, फिर यहां से यहां तक आएगा, फिर यहां से यहां तक जाएगा, और फिर यहां से यहां तक आएगा, तो अगर ये इतना सेट कंप्लीट कर रहा है ना, तो इसे कहा जाता है ऑसिलेशन। ठीक, मतलब वापस ओरिजिनल पोजीशन पे अगर वो आ रहा होगा तो वो एक ऑसिलेशन हो जाएगा इस केस में, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में कर रहा है। स्ट्रेट लाइन कितनी है अपनी, 1 मीटर की है, स्ट्रेट लाइन कितनी है अपनी, 1 मीटर की है। तो ऑब्जेक्ट मेरा ए से बी तक गया, और फिर वो बी से ए तक आया, ठीक, फिर वो बी से ए तक आया, तो यहां पे मैं क्वेश्चन को चेंज कर सकता हूं, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर मैंने इसको चेंज करके डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछ लिया, तो देखना ये कितना कवर कर रहा है, 1 मीटर डिस्टेंस जाते समय, आते समय फिर उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 1 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना है, टोटल डिस्टेंस कवर है मेरा 2 मीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है मेरे पास, 2 मीटर है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो ए से निकला था वापस ए पे आ रहा है, तो मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा मेरा 0। तो ऑप्शन अपना ये जो है सेकंड, वो करेक्ट रहेगा। ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या रहेगा, सेकंड वाला करेक्ट रहेगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखना, व्हेन अ कार मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट 50 मीटर, then towards south 50 meter, later on towards west 50 meter, finally towards north 50 meter, then the displacement of the car in magnitude। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे कार का पूछा गया और मैग्नीट्यूड में ही पूछा गया है। अगर डायरेक्शन पूछा जाता तो वेक्टर कैलकुलेशन मुझे करना होता। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज समझ लेना, जो डायरेक्शन होता है ना, हम प्लेन के ऊपर कुछ इस तरह से लिखते हैं, नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट, और ये साउथ। ठीक, ये अपना डायरेक्शन रहेगा पेपर के ऊपर। एक्चुअली ये 2D में होता है, समझ में आ रहा है। अगर मुझे 3D में निकालना हो तो पेपर के ऊपर देखना बेटा, ये 3D में कुछ इस तरह से रहेगा। ये 3D में कुछ इस तरह से रहेगा, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और ये साउथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो होता है ना, ये होता है अपवर्ड, ये होता है डाउनवर्ड। तो बेटा टोटल मेरे पास 10 डायरेक्शन होते हैं,
टोटल मेरे पास 10 डायरेक्शन होते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड। अगर इस साइड नॉर्थ ले रहा हूं तो इस साइड साउथ रहेगा, इस साइड ईस्ट रहेगा तो इस साइड वेस्ट रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास टोटल 10 डायरेक्शन होते हैं। लेकिन जब मैं प्लेन के ऊपर निकाल रहा हूं, 2D प्लेन के ऊपर निकाल रहा हूं, तब मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूं। अब देखना क्या दिया गया है, अ कार मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट 50 मीटर। तो ओरिजिन से ही शुरू करते हैं। तो यहां से कार चल दी 50 मीटर तक, यहां तक गई, ठीक। कंसीडर करना है 50 मीटर, 50 मीटर। लेटर ऑन टुवर्ड्स वेस्ट, तो देखना ईस्ट जाके फिर से वेस्ट आ रही है, तो ये वापस मुड़ी यहाँ पे चला, तो फिर से कितना कवर कर लिया, 50 मीटर। ओके, मतलब जहां से शुरू किया था वहां पे वापस आ चुकी है, ठीक। नहीं, तो सबसे पहले ईस्ट, उसके बाद साउथ है। एक मिनट, सबसे पहले ईस्ट है, उसके बाद साउथ है। ओके, तो साउथ में कितना डिस्टेंस जा रही है, वो नीचे जा रही है, तो फिर से वो कवर करेगी 50 मीटर, फिर से वो कवर करेगी 50 मीटर। लेटर ऑन टुवर्ड्स वेस्ट, उसके बाद 50 मीटर वेस्ट की तरफ, ठीक। उसके बाद फिर से टुवर्ड्स नॉर्थ 50 मीटर, तो फिर से 50 मीटर ऊपर चल रही है। तो देखना गोल घूम के कार वापस वही पोजीशन पे आ चुकी है, गोल घूम के कार वापस वही पोजीशन पे आ चुकी है। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, तो टोटल डिस्टेंस देखना, टोटल डिस्टेंस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, तो इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है बेटा 200 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है बेटा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट है 0, क्योंकि वापस वो उसी पोजीशन पे आ रही है। शॉर्टेड डिस्टेंस कितना बना, 0, जहां से निकला था वहां पे ही वापस वो आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 0। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्लियर, ठीक है, समझ में आया। अब हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेना बेटा, स्पीड जो है, स्पीड मेरा स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है मेरा, स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी जो रहेगा वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो रहेगा वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखना, जैसे हम वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखा जाए तो दोनों का ऐसा यूनिट सेम है, स्पीड रहे या फिर वेलोसिटी रहे, तो उन दोनों का ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। उन दोनों का ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा, मीटर पर सेकेंड। और उसके डायमेंशंस भी बनेंगे मेरे कुछ इस तरह से, m0 l1 t⁻⁻1। तो ये कॉमन चीजें हैं, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। तो व्हाट इज स्पीड, किस तरह से हम स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं, तो स्पीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस, स्पीड का मतलब क्या होता है, तो वो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, नाउ व्हाट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो वेलोसिटी इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी क्या रहेगा मेरा, तो वेलोसिटी का डेफिनेशन होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक। ये होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मेरा स्केलर क्वांटिटी रहेगा, ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। डिस्टेंस मीटर में ही मेजर किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में ही मेजर किया जाएगा। ओके, ठीक है। तो अभी देखना, हमने पिछले स्लाइड में एक चीज देखी थी, क्या देखा था हमने कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है। तो ऐसा कुछ हमने किया था, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो अब मैं इसी का यूज करूंगा, मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा टाइम से। दोनों साइड पे मैंने डिवाइड कर दिया टाइम से, तो इक्वेशन को तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, इक्वेशन तो अपना सेम ही रहेगा क्योंकि सेम चीज मैंने दोनों साइड कर दिए। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम क्या रहेगा, तो वो रहेगा स्पीड। एंड डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या रहेगा, तो वो रहेगा मेरा वेलोसिटी, तो वो रहेगा मेरा वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड इज always greater than or equal to the magnitude of velocity, that is ratio of speed by velocity is always greater than 1। अगर मैं इनका रेशियो ले लूं, रेशियो ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय, और सॉरी, रेशियो ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी,
दिस रेशियो इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, तो ये हमेशा 1 से ज्यादा रहेगा। तो एक चीज समझ लेना, यहाँ पे हमने नया कुछ किया नहीं है, जो भी दिखाई दे रहा था उसे सिर्फ दोनों तरफ मैंने टाइम से डिवाइड किया है, तो मुझे ये वाला इक्वेशन मिल रहा है। फिर से बता रहा हूं, स्पीड मेरा स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड? स्पीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? अगर मैं इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा हूं, इफ मैं मतलब ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then that speed is called as a uniform speed. If object, okay, if object covers equal distance in equal interval of time, तो उसे कहा जाता है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड अगर देखना तो डायरेक्शन यहां पे ऑब्जेक्ट का चेंज हो सकता है, ठीक है, डायरेक्शन में वैरी, यहां पे देखा जाए तो डायरेक्शन में वैरी, मतलब क्या, मैं 30 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रहा हूं, ठीक, एक जगह पे जाके रुका, वहां से फिर मैं 30 किलोमीटर पर आवर से पीछा, तो इस केस में क्या हो रहा है, तो मैं यूनिफॉर्म स्पीड से ये मोशन करने की कोशिश कर रहा हूं। वेयर एज इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ ऑब्जेक्ट कवर्स equal displacement, or if object is having equal displacement in equal interval of time, if object is having equal displacement in equal interval of time, तो उसे कहा जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो उसे क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, समझ लेना। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरा डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, ओके। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेरा डायरेक्शन चेंज होता नहीं है, ठीक, डायरेक्शन इज सेम थ्रू आउट द मोशन, डायरेक्शन इज सेम थ्रू आउट द मोशन। डिफरेंस समझ लेना बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहां पे क्या करेगा, अगर ऑब्जेक्ट मेरा इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, ठीक, तो उसे कहा जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहां पे स्पीड में देखा जाए तो डायरेक्शन मेरा वैरी हो सकता है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो डायरेक्शन मेरा सेम ही रहेगा। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो डायरेक्शन मेरा क्या होगा बेटा, सेम ही रहेगा। ये डिफरेंस समझ लेना अच्छी तरह से, ओके। सिंपल सी चीजें हैं जो कि हमने ऑलरेडी 8, 9, 10 में सीखी है कहीं ना कहीं पे, अब हम थोड़ा सा उसे एलाबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट, ओके, ठीक। तो जब मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूं, इफ द ऑब्जेक्ट इज हैविंग द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन दैट मोशन इज कॉल्ड एज ए यूनिफॉर्म मोशन। समझ लो यहां पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, when object is having uniform velocity, then that motion is called uniform motion, that motion is called uniform motion। तो देखना यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट,
distance is always equal to displacement. That means speed is always equal to magnitude of velocity. Speed is always equal to magnitude of velocity. अब देखना, when object is having uniform velocity, मतलब यहाँ पे उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये रेशो कांस्टेंट है प्लस उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तब जाके मैं उसे कहता हूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है. और इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी. ठीक, समझ में आ रहा है ये चीज? तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते. एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो इसका फॉर्मूला रहेगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो ये होता है मेरा एवरेज स्पीड. व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. वेयर एज व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? तो एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट द टोटल डिस्प्लेसमेंट divided by total time. टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो इसको देखना, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? s1 प्लस s2, और टोटल टाइम क्या होगा बेटा? तो यहाँ पे t1 प्लस t2. मैं कुछ इस तरह से ले सकता हूं. अगर ऑब्जेक्ट देखना यहां से यहां तक गया, इसने डिस्टेंस कवर कर लिया s1, और वहां यहां से यहां तक आया, डिस्टेंस कवर कर लिया s1. s1 के लिए टाइम लगा t1, s2 के लिए टाइम लगा t2. तो एवरेज स्पीड में यहां से निकाल सकता हूं, एवरेज स्पीड में यहां पे निकाल सकता हूं. बट इन केस ऑफ एवरेज वेलोसिटी, अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी लेना है तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? टोटल डिस्प्लेसमेंट. एक इस केस में देखा जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी, लेकिन एवरेज स्पीड मेरा यहाँ पे आएगा. एवरेज स्पीड यहाँ पे मेरा आएगा. तो एवरेज वाला जो टर्म है ना बेटा, तो मैं कुछ इस तरह से यूज कर सकता हूं. आई कैन यूटिलाइज द डेल्टा ऑपरेटर, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, दैट इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. ठीक, तो ये है मेरा एवरेज वेलोसिटी. तो कुछ इस तरह से मैं उसे लिख सकता हूं. क्लियर? समझ में आ रहा है? दोनों में फर्क समझ में आया? एवरेज स्पीड मतलब क्या? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. डिस्प्लेसमेंट को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में रहेगा, ये मेरा स्केलर फॉर्म में रहेगा, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, एक स्केलर क्वांटिटी रहेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगा. क्लियर? समझ में आ रहा है? अब मैं इसी एवरेज वेलोसिटी का यूज आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए कर सकता हूं. तो आगे वाला पार्ट रहेगा मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट ए गिवन इंस्टेंट. मतलब अभी कितना बज रहा है, इस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी वेलोसिटी है. समझ में आ रहा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट गिवन इंस्टेंट. वेलोसिटी एट गिवन इंस्टेंट, सिंपल टर्म में लिखेंगे इसे, गिवन इंस्टेंट, तो इसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अगर मैं एवरेज वैल्यू को लिमिटिंग केस की तरफ लेके चलूं, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था लिमिट ऑफ अ फंक्शन. अगर मैं उसको एवरेज वैल्यू का लिमिट ले लूं, मतलब जो भी टाइम इंटरवल है ना बेटा, मैं टाइम इंटरवल बहुत कम करने की कोशिश कर रहा हूं. तो एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन अभी देखा हमने, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, कुछ इस तरह से. ठीक है, समझ में आ रहा है? डेल्टा एस बाय डेल्टा टी. अगर मैं इसका लिमिटिंग वैल्यू ले रहा हूं, लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, मतलब ये जो चेंज है, अगर ये चेंज मेरा बहुत ही कम हो रहा है या फिर ये चेंज मेरा 0 की तरफ जा रहा है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, डेल्टा एस बाय डेल्टा, तो ये बन जाता है मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये क्या है बेटा? तो ये है मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके,
तो देखना कहने का तरीका क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट ए गिवन इंस्टेंट। मैथमेटिकली मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह से उसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मुझे पता है कि ये भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया बेटा, तो आपको डेरिवेटिव निकालना है। क्या करना है, मुझे डेरिवेटिव निकालना है क्वेश्चन में। ये एक चीज याद रखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा गया आप लोगों को, तो आप लोगों को उसे डिफरेंशिएट करना है या फिर आप लोगों को उसका डेरिवेटिव निकालना। ठीक, समझ में आया? तो दिस इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आगे हम कुछ क्वेश्चन यहां पे करने की कोशिश करते हैं। देखो, अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड ड्यू ईस्ट फॉर द फर्स्ट half distance with a speed of v1 and the second half distance with a speed of v2, the average speed of a person। तो इस क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है एवरेज स्पीड। तो अभी हमने देखा था व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक, तो ये अपना डेफिनेशन है। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द क्वेश्चन। तो ये क्या कर रहा है, ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो देख रहे हैं टोटल डिस्टेंस है। सपोज करना कि ये टोटल डिस्टेंस है s। टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास, s बराबर। ठीक है, तो पहला आधा डिस्टेंस जो है वो v1 के साथ कवर कर रहा है। सपोज करना कि वो v1 के साथ यहां तक आया, हाफ कंप्लीटली, यहां तक उसकी स्पीड है v1, और उसके बाद जो आधा डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, वो कवर कर रहा है वेलोसिटी v2 के साथ, वो कवर कर रहा है वेलोसिटी v2 के पास। तो ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। ओके, तो सेकेंड डिस्टेंस वो v2 के साथ कवर कर रहा है। द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन, तो देखना यहां पे मैं टाइम लिख सकता हूं ए टू सी जाने के लिए, मतलब जो मिड पॉइंट है कंसीडर करना कि टाइम लगा है उसको t1, और आगे जाने के लिए टाइम लगा है t2। आगे जाने के लिए टाइम कितना लगा है, t2। मेरे पास वेलोसिटी है, मेरे पास टाइम है, तो मैं यह आधा डिस्टेंस निकाल सकता हूं। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करने वाला है ऑब्जेक्ट, तो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा s। टोटल डिस्टेंस कितना करेगा, वो कवर s करेगा। लेकिन टोटल टाइम कितना होगा, तो टोटल टाइम रहेगा t1 प्लस t2। टोटल टाइम कितना रहेगा, t1 प्लस t2। अब देखना s को मैं s/2 प्लस s/2 भी लिख सकता हूं। अब मुझे t1 t2 कैलकुलेट करना है, मुझे t1 t2 कैलकुलेट करना है। तो t1 किस तरह से मिलेगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो बेटा देखना, मुझे टाइम, वेलोसिटी कितना है, v1 है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, s/2। डिस्टेंस कितना कवर किया है, s/2, उसके लिए टाइम कितना लगा है, t1। तो t1 मुझे मिल जाएगा कितना, s/2 बाय v1। t1 मुझे मिल जाएगा s/2 बाय v1। सिमिलरली t2 भी मिल जाएगा। t2 कितना मिल जाएगा, t2 विल बी इक्वल टू, तो t2 भी मुझे मिल जाएगा s/2 डिवाइडेड बाय v2। s/2 डिवाइडेड बाय v2। तो ये सिंपल फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। टोटल डिस्प्लेसमेंट s, t1 कितना है, तो वो है s/2 डिवाइडेड बाय v1, प्लस t2 कितना है, तो वो है s/2 डिवाइडेड बाय v2। तो इसे हम थोड़ा सा अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा s डिवाइडेड बाय 2v1 प्लस s डिवाइडेड बाय 2v2, s डिवाइडेड बाय 2v2। तो s कॉमन निकलेगा, s कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 भी कॉमन निकलेगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा अपना ऊपर। ठीक, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे मिलेगा मुझे 1/v1 1/v2। तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। सॉल्व अगर करूँ तो कुछ इस तरह से मिलेगा, ये v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाय v1 इंटू v2। तो ये v1 इंटू v2 ऊपर चला जाएगा। देखना बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत कर देते, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/1 डिवाइडेड बाय v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाय v1 इंटू v2। तो इसका तरीका मैंने बताया आप लोगों को, नीचे वाला नीचे और सबसे नीचे वाला उल्टी बार के पलटी, नीचे वाला नीचे और सबसे नीचे वाला उल्टी बार के पलटी करेगा, तो वो हो जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2।
तो ये अपना आंसर रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये बनेगा मेरा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन। हम यहां पे डायरेक्टली एवरेज नहीं ले सकते क्योंकि टाइम मुझे अलग दिया गया है। ओके, तो स्टेप वाइज करेंगे तो ऑप्शन मेरा मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। बहुत सारे क्वेश्चन आपको डीपीपी में या फिर एग्जाम में इसके ऊपर मिलेंगे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके। ठीक, चलो नेक्स्ट। तो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। बस ट्रेवल्स ऑनवर्ड जर्नी विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर while its return journey with constant speed of 60 km per hour. The average speed for its entire journey. तो एवरेज स्पीड पूछा गया है, तो फिर से वही वाली चीज, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो देखना वो जा रहा है और जाके वापस आ रहा है, कुछ इस तरह से हो रहा है। सपोज करना है कि वो ए से निकला है, बी पे गया है, जाते समय उसकी स्पीड कितनी है? तो वो स्पीड दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब वो रिटर्न आ रहा है, रिटर्न जर्नी करने वाला है, तो वो आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये वेलोसिटी है। तो अब देखना यहाँ पे जाते समय उसने कम स्पीड यूज किया, मतलब यहाँ पे टाइम ज्यादा लगा होगा, यहाँ पे टाइम कम लगा होगा। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज T1 टाइम है विथ 30 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर के साथ T2 टाइम है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में मैं डिस्टेंस यहाँ पे ले रहा हूं एस ले लो, एक्स ले लो, कोई भी सिंबल ले लो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो जाने का एस, आने का एस, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? एस प्लस एस। ओके, टोटल टाइम कितना मिलेगा? तो वो मिलेगा T1 प्लस T2। तो ये कितना आ रहा है बेटा? वो बनेगा 2s डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। अब मैं T1 T2 निकाल सकता हूं, किस तरह से निकालूंगा? तो ये जो 30 किलोमीटर पर आवर दिया गया है ना बेटा, तो कंसीडर करना ये V1 है, दैट इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय T1। तो T1 मुझे मिलेगा s डिवाइडेड बाय V1। ओके, सिमिलरली V2 इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय T2, यहां से मुझे T2 मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू s डिवाइडेड बाय V2। ठीक, तो T1 T2 की जगह पे अब मैं वैल्यूज रख सकता हूं। तो ये 2 इंटू s डिवाइडेड बाय 30 प्लस s डिवाइडेड बाय 60। ठीक, समझ में आ रहा है? तो अब देखना ये s तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 30 प्लस 1 बाय 60। तो इनका एलसीएम कितना आया बेटा? 60 आया। तो ये कितना बनेगा? तो ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 60। तो ये 60 चला जाएगा ऊपर, नीचे रहेगा 3। तो आंसर मुझे मिलेगा 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 3, 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बनेगा 40 किलोमीटर पर आवर, ये बनेगा 40 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ नोटेशन दिए गए थे, इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए गए हैं। ओके, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल टू 8.5 मीटर एंड b इज इक्वल टू 2.5 मीटर and t is measured in second. If the object starts from t is equal to 0, then the velocity at time t is equal to 2 सेकेंड। तो देखना, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे वेलोसिटी पूछा गया है, मतलब मुझे पूछा गया है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मुझे क्या पूछा गया है यहाँ पे? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मैंने बोला था अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है? तो डिफरेंशिएट करना है बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया गया है, अब पोजीशन, ये पोजीशन है, तो ये रहेगा a प्लस बी टी स्क्वेयर। ठीक, अगर मैं इस x को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दूं तो ये बन जाएगा dx बाई डी टी, ये बन जाएगा dx बाई डी टी, दैट इज d बाई डी टी इन ब्रैकेट a प्लस बी टी स्क्वायर, इन ब्रैकेट a प्लस बी टी स्क्वायर। तो ये dA बाई डी टी प्लस d बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे देखना कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, dx बाई डी टी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम
पोजीशन चेंज हो रहा है मतलब वो डिस्प्लेस हो रहा है बेटा। तो ये क्या दिखा रहा है मुझे, तो ये वेलोसिटी दे रहा है। ये क्या रहेगा मेरा, वेलोसिटी रहेगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर मल्टीप्लीकेशन में लेके आना और पावर 1 से कम कर देना। ओके, तो मुझे मिलेगा ये b इंटू टू टी। तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन मिल रहा है। अब मुझे क्या पूछा है, वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये 2 इंटू बी इंटू टी की वैल्यू रहेगी 2, और मुझे b का वैल्यू कितना दिया गया है, b का वैल्यू भी दिया गया है मुझे 2 इंटू 2.5 इंटू 2। तो ये कितना बनेगा बेटा, तो ये बनेगा 5 इंटू 2। सो आंसर इज गोइंग टू 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर इज गोइंग टू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ में आ रहा है। देखना ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा गया है, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, तो मुझे वहां पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी होती है। और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, चलो नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट rate of change in velocity, rate of change in velocity over very small but finite time interval, very small but finite time interval। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, तो इन सिंपल टर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ओवर वेरी स्मॉल बट फाइनाइट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज अ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन देखना, मेरे पास दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं। एक होता है मेरा एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा होता है मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं, ठीक है, ए एवरेज इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम इंटरवल, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये होता है मेरा एवरेज वेलोसिटी। तो मैथमेटिकली मैं इसे लिख सकता हूं एवरेज एक्सेलरेशन, ये स्केलर क्वांटिटी है, ऑलवेज रिमेंबर एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी, सॉरी नॉट स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड है और उसके पास डायरेक्शन भी है। ओके, ठीक। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक, तो मैथमेटिकली मैं इसे लिख सकता हूं टोटल चेंज इन वेलोसिटी, मतलब अगर मैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर दूं और दो टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल किस तरह से मिलेगा, अगर फाइनल टाइम में से मैं इनिशियल टाइम माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा टोटल टाइम इंटरवल। ओके, टोटल चेंज इन वेलोसिटी भी उसी तरह से रहेगा। ओके, तो इसे ही मैं लिख सकता हूं, तो ये डेल्टा ऑपरेटर आ जाएगा, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, देखना टोटल चेंज इन वेलोसिटी और द टोटल टाइम इंटरवल। क्लियर, ठीक। सर नाउ द नेक्स्ट पार्ट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि किसी भी गिवन इंस्टेंट पे उसका कितना एक्सेलरेशन होगा। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे कंसीडर कर लूं कि मेरा फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम है, मेरा फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हुआ, 0 हुआ। एवरेज एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि थ्रू आउट द मोशन मेरा एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है। हम यहाँ पे फाइनल और इनिशियल ले रहे हैं ना, अगर टोटल टाइम इंटरवल पे देखें, ठीक। तो एक चीज याद रखना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एवरेज एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी 0 हो जाए, क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी देखा जाए तो अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी हो सकती। क्लियर, समझ में आ रहा है।
तो देखना फिर से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये वाला वर्ड आया, तो मुझे करना क्या है बेटा, तो लिमिटिंग ऑपरेशन यूज करना है। तो यहां पे मुझे क्या करना है, लिमिटिंग ऑपरेशन यूज करना है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ए एवरेज। ओके, तो ए एवरेज की वैल्यू कितनी है बेटा, तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ए एवरेज की वैल्यू है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ए एवरेज की वैल्यू है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ठीक, तो एवरेज सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी होगा। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो ये क्या है बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का ये पहला डेरिवेटिव रहेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे देखना प्योर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाली चीजें है, ये तो चलो माइनस करना था। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा गया तो ये क्या है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी है। लेकिन वेलोसिटी क्या है बेटा, तो वेलोसिटी इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन। ठीक, वेलोसिटी क्या है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इसी को मैं लिख सकता हूं, इसी को देखना यही वाला मैं आगे लिख सकता हूं, सिंस वेलोसिटी इज dx बाई dt, हमने पिछले वाले एग्जांपल में किया था। तो ये जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगा, वो कुछ इस तरह से, दैट इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ dx बाई dt या फिर ds बाई dt। तो ये बन जाएगा d2x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर, d2x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर। तो मतलब क्या है, तो मतलब क्या है बेटा, तो मैं यहां पे भी लिख सकता हूं, ये जो एक्सेलरेशन है तो ये बन रहा है dv बाई dt, और या फिर ये बन रहा है d2x बाई dt स्क्वायर। तो ये होता है मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव। लेकिन किसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो ये है मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज d2x बाई dt, तो ये है डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डबल डेरिवेटिव है पोजीशन का, ये डबल डेरिवेटिव है पोजीशन का, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज याद रखना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। अगर आपको यहां से टॉपिक अच्छी तरह से समझने हैं तो आप लोगों को मैथमेटिकल मेथड्स का 4th लेक्चर रिवाइज करना पड़ेगा, आप लोगों को उसको हमेशा देखना पड़ेगा, तब जाके चीजें समझ में आ जाएंगी कि डेरिवेटिव किस तरह से निकाला जाता है। ओके, क्लियर। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा, देखना यहां पे आप लोग देख पा रहे हो, ड्रैग रेसर क्रॉसेस द फिनिश लाइन and driver deploys a parachute and applies the brakes to slow down as shown in the figure. The driver begins slowing down with when time t1 is equal to 10 seconds and the car's velocity is 25 meter per second. When t2 is equal to 15 seconds, the velocity has been reduced to 15 meter per second. What is the average acceleration of the dragster? तो एवरेज एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, अभी हमने किया था। एवरेज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा अपने पास, 15 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25, फाइनल टाइम कितना है मेरे पास, तो वो 15 सेकेंड, इनिशियल टाइम कितना है मेरे पास, तो वो 10 सेकेंड, ये कितना बनेगा -10/5। तो आंसर मेरा मिल रहा है मुझे -2, आंसर मुझे मिल रहा है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेयर एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे देखना अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, अपना आंसर कितना आया था, एवरेज एक्सेलरेशन मेरा आया है यहां पे -2 मीटर पर सेकेंड। तो इस पर्टिकुलर केस को कहा जाता है रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज ए रिटार्डेशन। ठीक, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज ए रिटार्डेशन, तो समझ लेना नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना जहां पे ब्रेक लगाया जाता है, या फिर मैंने फैन को ऑन करके फैन को बंद कर दिया, ठीक, फैन मेरा चालू है, मैंने फैन को बंद कर दिया, फैन बंद सडनली तो होता नहीं बेटा, वो गोल स्लोली स्लोली उसकी स्पीड कम होती है, तो उस केस में मेरे पास रिटार्डेशन है। या फिर अगर मुझे बाइक को ब्रेक लगाना है तो मैं ब्रेक सडनली नहीं लगा सकता। आप लोगों को पता है क्या होता है अगर सडनली हम ब्रेक लगा रहे, ठीक है, तो आप लोग भी उल्टी मार के पलटी करोगे, फिर किसी के तो नीचे आ जाओगे। समझ में आ रहा है? तो रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है बेटा, समझ लेना, नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहा जाता है रिटार्डेशन। क्लियर? समझ में आया? तो अपना आंसर निगेटिव आया है, इसका मतलब अपना आंसर गलत नहीं है, क्योंकि यहां पे देखना टाइम t1 इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे स्पीड था 25 मीटर पर सेकेंड, और टाइम t इज इक्वल टू 15 सेकेंड पे स्पीड है मेरा 15 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड मेरा घट रहा है, तो एक्सेलरेशन मुझे नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज अ रिटार्डेशन। ठीक, नेक्स्ट, a particle describes an angle theta in a circular path with a constant speed v। तो यहां पे देखना एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है वो p to q। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। चेंज इन वेलोसिटी मुझे पार्टिकल का पूछा गया है, एंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो एवरेज एक्सेलरेशन भी पूछा गया। तो चेंज इन वेलोसिटी देखना वो किस तरह से रहेगा। चेंज इन वेलोसिटी देखा जाए तो दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर कुछ इस तरह से है v1 वेक्टर, दूसरा वेक्टर देखा जाए तो मुझे कुछ इस तरह से मिल रहा है वो, ठीक, तो ये है v2 वेक्टर। तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कितना है चेंज, तो मेरे पास चेंज मिलेगा कुछ इस तरह से, तो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो मुझे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो बाय यूजिंग द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन मैं लिख सकता हूं v1 वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू v2 वेक्टर। सो डेल्टा v इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो ये है मेरा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो मतलब क्या है, मुझे यहां पे सब्सट्रैक्शन करना है, वेक्टर का क्या करना है बेटा, सब्सट्रैक्शन करना है। देखना कांस्टेंट स्पीड दी गई है, मतलब मुझे v2 और v1 का मैग्नीट्यूड दिया गया है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर मैं निकाल सकता हूं विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ v2 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ v1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ v2 माइनस v1 इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब मैग्नीट्यूड ऑफ v2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v1 सेम है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, और कितना मैग्नीट्यूड है, v है, तो ये कितना बन जाएगा, तो ये बनेगा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, तो देखना ये बनेगा कुछ इस तरह से, अपने पास आया था v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, तो ये बनेगा 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। 2v स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं हम यहां से, तो मुझे मिलेगा 2v स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरह से होता है, तो मुझे 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिलेगी विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब देखना अपना एंगल कितना है, थीटा है, तो यहाँ पे 2 थीटा है, तो चेंजेस क्या हो गए, तो वो बनेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आधा हो रहा है ना एंगल, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ध्यान देना यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कितना लिख सकता हूं मैं उसे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहां पे ये बन जाएगा 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर मुझे मिल जाएगा 2v साइन थीटा बाई 2, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा 2v साइन थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसका आंसर रहेगा 2v साइन थीटा बाई 2। ये वाला रिजल्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत जगह पे मुझे ये वाला रिजल्ट यूज करना होता है। ठीक, नेक्स्ट आगे क्या पूछा गया है, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन इन द कर्व। तो एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया है,
तो एवरेज एक्सेलरेशन को मैं फाइंड आउट कर सकता हूं किस तरह से, देखना एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ठीक, मुझे तो डेल्टा वी की वैल्यू मिली है, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो डेल्टा वी की वैल्यू मिली है मुझे, अब मुझे निकालना है डेल्टा टी। डेल्टा टी देखना पार्टिकल क्या कर रहा है, पी से क्यू ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक, मतलब ये आर्क कवर कर रहा है, उस आर्क का एंगल है थीटा। ठीक, उसके पास वेलोसिटी कितनी है, डेल्टा वी वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी उतनी है। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी सॉरी स्पीड कितनी है, कांस्टेंट है। ठीक, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये वाला फंडा लगा लेते हैं हम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो मुझे टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। चलो अब ये डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, पी टू क्यू, मतलब ये आर्क लेंथ कवर कर रहा है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इंटू थीटा, एंगल थीटा, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, बराबर। तो ये डिस्टेंस इज नथिंग बट द आर्क लेंथ, डिस्टेंस इज नथिंग बट द आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड अपने पास v दी गई है, आर्क लेंथ क्या होगा, r इंटू थीटा, आर्क लेंथ बनेगा मेरा r इंटू थीटा डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है v, डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है v। तो ये जो टाइम रहेगा ना, तो वो चेंज इन टाइम रहेगा, इतने टाइम में देखना p टू q तक वो आया है। ओके, तो एवरेज एक्सेलरेशन मुझे मिल जाएगा। अब मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, डेल्टा v का वैल्यू है मेरे पास 2v साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा t का अभी हमने ऑब्टेन किया था r थीटा डिवाइडेड बाय 2, r थीटा डिवाइडेड बाय नॉट 2, r थीटा डिवाइडेड बाय v, r थीटा डिवाइडेड बाय v। तो ये v ऊपर चला जाएगा, मुझे मिल जाएगा 2v स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय r इंटू थीटा। तो ये मेरा एवरेज एक्सेलरेशन रहेगा। ठीक, समझ में आ रहा है। अगर एंगल थीटा बहुत छोटा होगा तो मैं वहां पे उसको थीटा बाय ले सकता हूं, उसके बाद थीटा थीटा कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो मुझे मिल जाएगा v स्क्वायर बाय r। ठीक, तो ये क्या होता है, तो यही होता है मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी लिया था। अगर थीटा बहुत छोटा हो तो मैं साइन थीटा को लिख सकता हूं, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा बाय 2, साइन थीटा की वैल्यू है अपने पास थीटा बाय 2। तो एवरेज एक्सेलरेशन देखना, ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो बन जाएगा 2 इंटू वी स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय आर इंटू थीटा। तो ये थीटा थीटा कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, मुझे मिल जाएगा वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर। तो ये देखना, ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है, दिस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये आपने सुना होगा, ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये आपने ग्रेविटेशन में सुना होगा कहीं पे। ओके, ठीक, तो ठीक है। नाउ अ पार्टिकल्स पोजीशन ऑन द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 4 माइनस 27t प्लस t क्यूब विथ x इन मीटर्स एंड t इन सेकेंड्स। सो यहां पे हमें पूछा गया फाइंड द पार्टिकल्स वेलोसिटी, फंक्शन v ऑफ टी एंड एक्सेलरेशन फंक्शन a ऑफ टी। तो मुझे यहां पे क्या करना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो सिंपल वाला क्वेश्चन है, देखना यहां पे x इज इक्वल टू 4 माइनस 27t प्लस टी क्यूब। तो अब मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, तो मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो मुझे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी इज नथिंग बट द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। तो ये बनेगा 0 माइनस 27 प्लस 3t स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन है वेलोसिटी का, तो मुझे मिल जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 27। ठीक, तो ये मुझे फर्स्ट मिला। अब सेकंड पूछा गया है एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो वो है वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव। एक्सेलरेशन क्या है, तो वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो वो कितना मिलेगा मुझे, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मुझे मिल जाएगा 6t। ठीक, a ऑफ t इज इक्वल टू 6t। तो ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। इज देयर एवर अ टाइम व्हेन
वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। तो ऐसा कौन सा टाइम है जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी? तो हम यहाँ पे वेलोसिटी के इक्वेशन में वैल्यू 0 रख सकते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी में मुझे वेलोसिटी की जगह पे 0 रखना है। सो दैट विल बी इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 27। तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 9, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बनेगा। तो t इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 सेकेंड। अब टाइम अपना निगेटिव नहीं होता तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड वेलोसिटी मेरी 0 हो जाएगी। सो यस, इसका आंसर रहेगा एस यस, एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। नाउ डिस्क्राइब द पार्टिकल्स मोशन फॉर t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां पे मुझे पार्टिकल का मोशन डिस्क्राइब करना है। मोशन मतलब सिर्फ यहां पे समझ ला यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है वो समझ लेते हैं, क्योंकि हमने ज्यादा डिटेल में मोशन के बारे में पढ़ा नहीं है। मोशन में जो भी टर्म्स हम यूज कर रहे हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो यहां पे देखना वेलोसिटी अगर देखा जाए तो 3t स्क्वायर माइनस 27। अगर मैं t की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देता हूं, t की वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूं तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस 23 माइनस 27, सो माइनस 24 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं t की वैल्यू 4 रख देता हूं, ठीक है, मैं रैंडमली वैल्यूज ले रहा हूं यहाँ पे, तो ये बनेगा 4 16 16 3 जा 48 48 माइनस 27, तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा 48 माइनस 27, सो दैट विल बी इक्वल टू 21 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या, इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। अब हम एक्सेलरेशन के ऊपर भी देखते हैं, एक्सेलरेशन के भी ऊपर देखते हैं। तो एक्सेलरेशन देखना है, जैसे मैं टाइम बढ़ा रहा हूं, अगर मेरा टाइम बढ़ रहा है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन आया था 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के ऊपर ये रहेगा 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखना मेरी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, मेरा एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है नहीं, दिस इज नॉट एन यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। ये क्या है, मेरा एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने मोशन इन प्लेन ये वाला चैप्टर शुरू कर दिया है, जहां पे हमने देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म होते हैं। फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके ओरिजिन पे ऑब्जर्वर बैठ के सारी चीजें ऑब्जर्व करने वाला है। और उसके बाद हमने देखा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये जो सारी टर्म्स हम यूज करने वाले इस चैप्टर में, उसको हमने समझने की कोशिश की। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन, ये वाला जब पूछा जाएगा तो आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना है। जो भी आप लोगों को इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है बेटा, तो ये था आज के लेक्चर में। आज के लिए हम यहां पे रुकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।